Today's topic is Debye-Huckel limiting law. In our previous video, we have derived the value for electrical potential, that is psi, which is equals to ZIE over dr minus ZIE K over D. Now moving further, in this video we will relate the electrical free energy with activity coefficient, and this relationship is known as Debye-Huckel limiting law. To find out the electrical energy, we need to consider the work done during the process of charging, and the process of charging is nothing but the amount of work done in transferring the ion from infinite dilution or infinite dilute solution to a point in an electrolyte, and it can be written in the form of difference between W2 minus W1, where W1 is the amount of work done in charging the ion at infinite dilution, and W2 is the amount of work done in charging the ion in a particular dilution, ठीक है, of in a given solution. Now if we consider that the potential at the surface of the ion at any stage is versus the potential psi. अगर हम ये कह रहे हैं कि आयंस जो सरफेस के आयंस है उनमें जो पोटेंशियल है वो psi है, then the amount of work done in bringing up a small element of or a small charge dE, अगर हम कंसिडर करें एक स्मॉल चार्ज है, इसको ब्रिंग करने के लिए जो वर्क डन होगा दैट विल बी गिवन एज psi dE. अब हम ये वी नीड टू टेक ऑल द वर्क डन फ्रॉम ज़ीरो टू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज, दैट इज़ अगर हम ये कंसिडर करें कि ज़ीरो से लेकर के एक सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज ZIE है, तो हम उसको किस तरीके से टोटल वर्क डन किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं. वर्क डन, टोटल वर्क डन विल बी इक्वल्स टू 0 to ZI इंटीग्रेशन 0 to ZIE psi dE. इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं. नाउ इफ वी आर कंसिडरिंग दैट इट इज अ यूनिवेलेंट electrolyte, if we are considering univalent electrolyte, Zi will be equals to 1. So our equation number 1 can be written as psi equals to Zi will be 1, so E over dr minus epsilons over epsilons k, this is E over D. Okay, this will be equation number 2. So at infinite dilution जो है, अगर हम बात करें पहले इस इक्वेशन में कि एक इनफाइनाइट डाल, क्योंकि W1 हमें दोनों कैलकुलेट करने, W1 और W2. W1 के लिए वी आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ W1, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात हो रही है, एंड एट दैट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द वैल्यू ऑफ कप्पा इज इक्वल्स टू 0. वाई इट इज इक्वल्स टू 0? क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन में समीशन ऑफ Ni Zi स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, विच इज इन द वैल्यू ऑफ कप्पा. कप्पा की वैल्यू में ये टर्म भी आता है, तो इसलिए जो है आपका जो है कप्पा ये जो है टर्म 0 हो जाएगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. तो W की जो वैल्यू है आपकी जो है इस टर्म में 0 to ZIE, ये यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे psi की वैल्यू इसमें से रखेंगे, तो इसमें से ये वाला टर्म आपका 0 हो गया, तो सिर्फ ये वाला टर्म आएगा dr dE. ओके, नाउ बिफोर गेटिंग इट्स वैल्यू, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो हमें ये टर्म मिला है इसमें जो है ये जो फर्स्ट टर्म है डिनोट्स द पोटेंशियल, सेल्फ पोटेंशियल डिनोट कर रहा है कि मतलब अगर एक पॉजिटिव आयन है
उसको सराउंड कर रहे हैं नेगेटिव आयन, तो जो ये फर्स्ट टर्म है वो तो आपका डिनोट करेगा पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉजिटिव आयन, सेल्फ पोटेंशियल डिनोट करेगा, और जो सेकंड टर्म है वो डिनोट करता है सराउंडिंग जो इलेक्ट्रॉन है या आयंस है उसके कारण जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है, द सेकंड टर्म डिनोट्स दैट पोटेंशियल। ओके, नाउ कमिंग बैक टू आवर डेरिवेशन, तो यहाँ पे जो है ये टर्म आया, इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ई स्क्वायर ओवर इंटीग्रेशन की वैल्यू ट्वाइस डी आर 0 टू जेड आई ई, इसको जेड आई स्क्वायर ई स्क्वायर ओवर ट्वाइस डी आर। ऐसी अगर हम, ये है W1 की वैल्यू। अब नाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ W2 हियर, द वैल्यू ऑफ कप्पा विल नॉट बी जीरो, तो हमें पूरे को इंटीग्रेट करना पड़ेगा बिटवीन द लिमिट 0 टू जेड आई ई डी आर डी ई माइनस 0 टू जेड आई ई के ओवर डी ई। जब हम इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे और लिमिट्स में पुट कर लेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी जेड आई स्क्वायर ई स्क्वायर ओवर ट्वाइस डी आर माइनस जेड आई स्क्वायर ई स्क्वायर के ओवर ट्वाइस ऑफ डी। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3rd and this is your equation number 4. Now delta W we will calculate from here. So delta W will be equals to ZI square, that is W2 minus W1, and which is equals to ZI square E square over twice D R minus ZI square E square K over twice D minus W1 की वैल्यू ZI square E square over twice DR. These will be cancel out and जो डेल्टा W की वैल्यू है that is minus ZI square E square K over twice D, which is nothing but the energy possessed by virtue of its ionic atmosphere. Ionic atmosphere के कारण जो energy possessed है, the energy, this will be equation number 5th, you can say, possessed by virtue of its ionic strength, atmosphere, sorry, फिर के कारण जो एनर्जी possessed है. Now if we multiply this equation number 3rd by the Avogadro number n, then it will give the amount of energy associated with 1 gram of iron. एनर्जी एसोसिएशन दे रहा है, देगा अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें एवोग्रेडो नंबर को उससे इस इक्वेशन को. दिस विल गिव द एनर्जी जेड आई ई स्क्वायर के एन एवोग्रेडो नंबर ओवर 2d. This will give the energy, free energy. This will give the free energy of 1 gram of an iron. Okay. Now for calculating or for relating the amount of free energy with activity coefficient gamma, we have to relate the expression, this expression with activity coefficient, and we have to consider the chemical potential here. For the considering chemical potential, we will have an equation mu I, this is the chemical potential, mu naught plus RT L N. So this is for ideal system. आइडियल सिस्टम के लिए केमिकल पोटेंशियल है, ये आपने पढ़ा हुआ है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि आइडियल सिस्टम के लिए, जहाँ पे आपका xi इज द मोल फ्रैक्शन. व्हाट इज दिस? मोल फ्रैक्शन. ओके. नाउ सिमिलरली फॉर नॉन आइडियल सिस्टम, म्यू आई केमिकल पोटेंशियल कैसे दिया है? म्यू आई इक्वल्स टू म्यू नॉट प्लस आर टी
ln, यहाँ एक्टिविटी आ जाती है। और एक्टिविटी जो है दिस इज फॉर नॉन आइडियल सिस्टम और रियल सिस्टम, यू कैन से फॉर नॉन आइडियल system or for real system, activity coefficient, chemical potential. Now activity will be equals, can be given as a जो है activity is equals to x gamma, तो इसको हम replace, gamma is activity coefficient. Now chemical potential, here this for non-ideal system it can be given as mu I equals to mu naught plus RT ln xi plus RT ln gamma I. इस इक्वेशन फॉर आइडियल सिस्टम और फॉर नॉन आइडियल सिस्टम अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो द ओनली डिफरेंस इज RT ln gamma I. दिस इज द ओनली डिफरेंस एंड this is equal to the energy change accompanying the addition or removal of 1 gram of iron of the ionic species from a large solution. Now this can be this difference जो है, ये वाला जो आपका डिफरेंस है is nothing but the energy change accompanying, किस समय है एनर्जी चेंज, द रिमूवल or addition of 1 gram of iron of the ionic species from a large solution of real or dilute solution. Okay, now so we can relate this term with equation here with this equation. Okay, this is equals to this. Now relating these two equation, RT ln gamma 1 gamma I equals to minus zi square e square k over 2d. This, okay. Now here substituting certain values, the value of kappa zi, the value of kappa in our previous video is 4 pi epsilon e square summation of ni zi square upon d k t power half. Putting this value in this equation, we will get minus ln gamma I equals to zi square twice d RT into 4 pi epsilon square summation ni zi square upon d k t की power half. Here we put the value of k, where ni is the number of ions per cubic centimeter and is nothing but a concentration or molar concentration, you can say, और molar concentration इसको हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, विच इज इक्वल्स टू n इंटू सी आई ओवर 1000. और सिमिलरली वी विल पुट द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दैट इज k इक्वल्स टू r ओवर n in the equation, and after putting all these value we will get the equation. After putting all this value, and also the mu is equals to half summation of zi square. Okay.
all these values should be put here, and then we will have the value ln gamma I equals to n square e over r की पावर 3/2 twice 2 pi over 1000 over half zi over dt 3/2 under root of mu. This is ionic strength. And its values this one. Okay, now putting these value in this equation, all these values, and we will get this equation. Now converting it in natural logarithm, 2.303 log gamma I equals to n square e square over r की पावर 3/2 2 pi over 1000 1/2 zi square over dt की पावर 3/2 under root of mu. दिस इक्वेशन फर्दर इसको यहाँ लाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा log of gamma I equals to n square 2.303 r की पावर 3/2 2 pi over 1000 1/2 zi square over dt की पावर 3/2 under root of mu. Now the value of universal constant like n, epsilon, pi, r, इसकी सारी सबकी न्यूमेरिकल क्वांटिटीज़ रखेंगे तो हमारे पास जो फर्दर इक्वेशन आएगी वो हमारी आएगी log of gamma I equals to -1.823 into 18 की पावर 6 zi square over dt की पावर 3/2 under root of mu. ये हमारे पास आएगी और इसको फर्दर जो है हम सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई करने के बाद एज द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड टेम्परेचर फॉर अ गिवन सॉल्वेंट is definite, so we will insert these value and get the generalized form of the equation log e base gamma I equals to -a zi square under root of mu. This is the generalized form of the d by Huckel limiting law, and a is the constant. This a जो है आपका a is the constant for a particular for a solvent at a specified temperature. एक specified temperature के लिए a जो है वो constant है. a is equals to constant for a specified temperature, एक particular temperature के लिए. okay, now दिस लॉ जो लिमिटिंग लॉ है आपका क्या डिस्क्राइब करता है, या इक्वेशन क्या डिस्क्राइब करती है. फर्स्ट इट एक्सप्रेसेस द वेरिएशन ऑफ एक्टिविटी कोफिशिएंट with of the ion with the ionic strength of the medium. Second, it only work if infinite dilution is approached. थर्ड है, अगर आपका जो आयनिक स्ट्रेंथ है इसको इंक्रीज किया जाए तो जो ये है आपकी ये डिक्रीज करेगी, दैट इज एक्टिविटी कोफिशिएंट आपका डिक्रीज करेगा. बट दिस इक्वेशन कैन नॉट बी टेस्टेड इन दिस फॉर्म. आप इसको टेस्ट नहीं कर सकते कि ये सही है कि नहीं, तो इसको हमने फर्दर फिर इसमें जो है इनकॉर्पोरेट करा गया मीन एक्टिविटी को. क्यों? क्योंकि देयर वाज नो एक्सपेरिमेंटल मेथड टू कैलकुलेट द एक्टिविटी कोफिशिएंट ऑफ अ सिंगल आयनिक स्पेसीज. सिंगल आयनिक स्पेसीज के लिए कोई एक्सपेरिमेंटल उसको कैलकुलेट उसके एक्टिविटी कोफिशिएंट को कैलकुलेट करने के लिए कोई मेथड नहीं बनी है. तो इस कारण हमें मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट के को इसमें
लाना पड़ा और रिप्लेस करना पड़ा फॉर टेस्टिंग द डी-बाई-हक्कल लिमिटिंग लॉ। और वो किस तरीके से हम लाए? एज वी नो दैट गामा पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज द मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट तो इसके लिए एक हम बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट करें विच डिसोशिएट विच इनटू जो है म्यू पॉजिटिव एंड म्यू नेगेटिव। तो इसको हम देन जो ये टर्म है आपका, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? जो वैल्यू है दिस कैन बी गिवन एज गामा पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज द मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट विच इज इक्वल्स टू गामा पॉजिटिव न्यू पॉजिटिव गामा नेगेटिव न्यू नेगेटिव, ये है। अब इसमें जो है जो न्यू है इज इक्वल्स टू न्यू पॉजिटिव प्लस न्यू नेगेटिव, ये होता है। अब इसका हम लॉगरिथम लेंगे तो ये हमारे पास आएगा न्यू लॉग गामा पॉजिटिव नेगेटिव दैट इक्वल्स टू न्यू पॉजिटिव लॉग गामा पॉजिटिव प्लस न्यू नेगेटिव लॉग गामा नेगेटिव, ये आया। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा लॉग गामा पॉजिटिव नेगेटिव दैट इक्वल्स टू न्यू पॉजिटिव लॉग ऑफ गामा पॉजिटिव प्लस न्यू नेगेटिव लॉग ऑफ गामा नेगेटिव अपॉन ये जो है न्यू जो है नीचे जाएगा और न्यू हमारी वैल्यू क्या है? न्यू पॉजिटिव प्लस न्यू नेगेटिव, तो इसको यहाँ पे सिंपली वैल्यू को रख देंगे प्लस न्यू नेगेटिव इस टर्म में। ओके, नाउ इफ Z1 Z positive and Z negative are the valencies of cations and anions respectively, then हम ये जो है valencies हैं, these are the valencies। तो जो है हम ये जानते हैं कि न्यू पॉजिटिव एंड Z पॉजिटिव विल बी इक्वल्स टू न्यू नेगेटिव Z नेगेटिव। जो चार्ज है वो जो है टोटल न्यूट्रल रहेगा, तो इसलिए सिमिलर रहेगा, तो इसलिए जो है ये होता है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। लॉग गामा पॉजिटिव नेगेटिव, ये वैल्यू हम यहाँ से किसी भी एक उसकी वैल्यू निकालेंगे और उसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, न्यू आई या न्यू पॉजिटिव या न्यू नेगेटिव की, और उसको रखने के बाद हमारी जो फर्दर वैल्यू आएगी वो आएगी पॉजिटिव स्क्वायर न्यू पॉजिटिव म्यू अंडर रूट ऑफ म्यू माइनस ए जेड नेगेटिव स्क्वायर म्यू नेगेटिव न्यू नेगेटिव अंडर रूट ऑफ म्यू अपॉन प्लस न्यू नेगेटिव। इसको फिर फर्दर सॉल्व करेंगे, यहाँ से वैल्यू उठा करके रखेंगे तो माइनस ए न्यू नेगेटिव जेड पॉजिटिव जेड नेगेटिव, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारी जो इक्वेशन आएगी वो इस तरीके से आएगी अपॉन न्यू नेगेटिव जेड पॉजिटिव प्लस जेड नेगेटिव। यहाँ पे से हमने न्यू पॉजिटिव की वैल्यू निकाल करके इसमें रख दी है। अब जो ये फर्दर सॉल्व होगा तो इस तरीके से सिंप्लीफाई होने के बाद ये हमारे पास, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ये हमारे पास इक्वेशन बनेगी माइनस ए जेड पॉजिटिव जेड नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो द डी-बाई-हक्कल लिमिटिंग लॉ इन टर्म्स ऑफ आयनिक मीन आयनिक एक्टिविटी। तो इससे हम टेस्टिंग कर सकते हैं और टेस्टिंग करी डिफरेंट साइंटिस्ट ने एंड दे फाइंड आउट। टेस्टिंग के लिए क्या करा गया कि ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन द लॉग ऑफ गामा आई मीन आयनिक कोफिशिएंट एंड आयनिक स्ट्रेंथ के बीच में ग्राफ प्लॉट करा गया विच कम्स आउट टू बी लाइक दिस। इस तरीके से ये टेस्टिंग के लिए हमने मीन आयनिक कोफिशिएंट का इंट्रोडक्शन करा है। तो एक ये यूनिवैलेंट ट्राइवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट, ये यूनी बाइवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए आया वैलेंट, और ये यूनिवैलेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए इस तरीके से ग्राफ प्लॉट हुआ। तो
इफ़ वी प्लॉट इसमें इन दोनों के बीच में, तो हमने ये फाइंड आउट किया कि स्ट्रेट लाइंस मिल रही है जो कि पास हो रही है ओरिजिन से, एंड द स्लोप ऑफ द कर्व इज ए, जो स्लोप है is a, z positive, z negative, and this has been verified experimentally. डिफरेंट साइंटिस्ट थे जैसे कि लुइस एंड रेंडल, इन्होंने एक एम्पिरिकल रूल दिया अकॉर्डिंग टू विच द मीन एक्टिविटी इन डाइल्यूट सॉल्यूशन इज सेम इन सॉल्यूशंस ऑफ सेम आयनिक स्ट्रेंथ. सेम आयनिक स्ट्रेंथ का अगर सॉल्यूशन है तो उसकी मीन एक्टिविटी सेम रहेगी. इट हैज़ बीन ऑब्जर्व from the equation which we obtained in our this derivation, और वो एग्रीमेंट में रही एम्पिरिकल रूल गिवन बाय लुइस एंड रेंडल. तो ये टेस्टिंग के लिए हमने मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट में चेंज किया करके जो है लिमिटिंग लॉ फर्दर फाइंड आउट करा. और दो इक्वेशन आपकी यहाँ पे मिली. एक तो आपको मिला मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट के टर्म में, दैट इज लॉग गामा पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल्स टू ए positive negative under root of mu. This is for testing and this is in the form of mean activity coefficient. और उससे पहले हमें जो इक्वेशन मिली थी that is log of gamma I minus a z I square under root of mu. ये दो जो है लिमिटिंग लॉ मिले, इसको चेंज करके हमने ये लॉ लिया फॉर टेस्टिंग.